बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हमारे पास ये एक नया एक्सरसाइज है, इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.5 तक जितने भी हमने इक्वेशन सीखी हैं, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, वो तमाम यहाँ पर हमने अप्लाई करने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सॉल्व अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लाइनर इक्वेशंस। अब सबसे पहले होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन क्या होता है, आसान अल्फाज में समझेंगे, एक ही बार आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास इस पूरे को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम में हमारे पास इज इक्वल टू के इस तरफ वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू के इस तरफ वाला हिस्सा राइट हैंड साइड है। तो ऐसे सिस्टम जिसका राइट हैंड साइड की जगह, कांस्टेंट की जगह तमाम जीरो आ जाए, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस लाइनर इक्वेशन कहते हैं। तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि होमोजीनियस लाइनर इक्वेशन क्या होता है। किसी भी सिस्टम के राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट की जगह तमाम जीरो आ जाए तो ऐसे सिस्टम को होमोजीनियस लाइनर इक्वेशन कहते हैं। हमने इसे सॉल्व करना है, यहां पर कुछ चीजें हमने समझनी है, वो आपने गौर से देखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में यहां पर कुछ चीजें मैं करूंगा, उसके लिए मैंने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास सिस्टम में दिया गया है 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 0, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 4x प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू 0, इसे हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। थर्ड की तरफ चलते हैं, 3x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, इसे हमने क्या करना है? इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है। ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, इन्हीं 3 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। अब यहां पर आपने कुछ बातें सीखनी है। अगर हमारे पास यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा इफ डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट इज अनइक्वल टू 0, अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर नहीं आए तो हमारे पास जो इस सिस्टम का आंसर होगा वो आंसर हमारे पास 2 टाइप्स के आ सकते हैं। कौन से 2 टाइप्स होंगे यहां पर? तो यहां पर मैं आगे लिख लेता हूं, देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर नहीं आए तो हमारा आंसर 2 सॉल्यूशन जो होंगे वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला टाइप यहां पर मैंने लिख लिया, पहला टाइप कौन सा हो सकता है? ट्रायल सॉल्यूशन। अब ट्रायल सॉल्यूशन किसे कहते हैं यहां पर हम सीखेंगे। ट्रायल सॉल्यूशन में हमारे पास x बराबर होता है y के, y का आंसर बराबर होता है z के, और तीनों का आंसर बराबर होगा हमारे पास 0 के। अगर हमने इस सॉल्यूशन को सॉल्व किया और जो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर नहीं आया तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारा आंसर ट्रायल सॉल्यूशन होगा। ट्रायल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें x, y और z तीनों का आंसर क्या आएगा? हमारे पास 0 आएगा। पहली कंडीशन हमारे पास ये हुई। दूसरी कंडीशन हमारे पास, दूसरा आंसर हमारे पास क्या होगा? नॉन ट्रायल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन ट्रायल सॉल्यूशन हो सकता है, और दूसरा आंसर हमारे पास इस फॉर्म में भी हो सकता है। अब नॉन ट्रायल सॉल्यूशन में क्या होगा? यहां पर हम लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसमें क्या हो सकता है? जो आंसर होगा वो हमारे पास इनफाइनाइट में आएगा। इनफाइनाइट किसे कहते हैं? लामहदूद, लातादाद, जिसे हम गिन नहीं सकते। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाए? 0 के बराबर नहीं आ जाए तो हमारा आंसर इन दोनों कंडीशंस के मुताबिक आ सकता है। ठीक है, वो सवाल पे डिपेंड करता है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। आगे चलते हैं, फिर से हम लिखेंगे इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर आ जाए तब क्या होगा? तब हमारे पास हम लिखेंगे देन नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है,
तब हमारे पास जो होगा वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी आंसर्स हमारे पास नहीं होगी। तो क्वेश्चन से पहले ये चंद बातें हैं, आपने इसको आसान अल्फाज में समझ लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहेगा। अगर आंसर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर नहीं आ जाए तो ये दोनों आंसर आएंगे। अगर डिटर्मिनेंट के बराबर आया, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर आया तो उसका कोई भी आंसर नहीं होगा। सिर्फ ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम, ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, यहां पर चेक करें। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर मैं लिख लूंगा ए, कोएफिशिएंट को हम यहां पर ए के बराबर ले लेंगे। ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम से अब हमने कोएफिशिएंट निकाल लेना है। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, यहां पर देखें अल्फाबेट्स लिखे गए हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब अल्फाबेट्स के साथ जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स कहते हैं। ये बात पहले भी हमने सीखी थी, यहां पर फिर से दोहरा रहे हैं। अल्फाबेट्स के साथ जो नंबर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स। तो तमाम कोएफिशिएंट्स को उठा के यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2, 4 और हमारे पास क्या है 6, ये हमने लिखा। फिर से हमारे पास क्या है 4, 5, 6, 4, 5, 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3 लिखा। यहां पर चेक करें, कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में हमने सीखा था कि जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझेंगे, 1 है। तो यहां पर हम क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है -2, तो हमने -2 लगा लिया। तो सिस्टम में से तमाम कोएफिशिएंट हमने निकाल लिए, वो हमारे पास इस फॉर्म में आए। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो ए है इसका हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के बाद चेक करेंगे कि आंसर 0 के बराबर नहीं आता या आता है, तब हमें मालूम होगा कि इनमें से कौन सा आंसर यहां पर आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है, ठीक है। अगला स्टेप यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, अगला स्टेप। अब हम क्या करेंगे, ए का हमने डिटर्मिनेंट लेना है, तो ए के साथ 2 स्ट्रेट लाइंस लगा लेंगे, इज इक्वल टू, यहां पर ब्रैकेट को भी खत्म करके हमने स्ट्रेट लाइन लगा लेना है। हमारे पास अंदर वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट्स, मैं फिर से लिखूंगा 2, 4 और 6। नेक्स्ट हमारे पास रो है 4, 5 और 6। यहां पर 3, 1 और -2। ये हमने क्या किए, तमाम कोएफिशिएंट्स को हमने यहां पर इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट लेने का तरीका हम पहले भी कर चुके हैं, यहां पर फिर से मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। यहां पर जो मैं फार्मूला लिख रहा हूं आपने नहीं लिखना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैपिटल A 1 माइनस कैपिटल A 2 पॉजिटिव कैपिटल A 3, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए है। अब हमने पहले रो को इस्तेमाल करके और इनको इस्तेमाल करके हम क्या लेंगे, तमाम डिटर्मिनेंट लेंगे। ट्राई करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमने क्या कहा, पहला रो इस्तेमाल करके और इनको इस्तेमाल करके हमने क्या लेना है, पूरा डिटर्मिनेंट लेना है। सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है, 2। यहां पर हमने 2 लिखा। क्या है, कैपिटल A 1 से मुराद, पहले 1 से मुराद रो है, दूसरे 1 से मुराद क्या है, कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम हमने क्या करना है, इग्नोर कर देना है। पहला रो पहला कॉलम इग्नोर कर दिया, आपके पास ये वैल्यूज नजर आ रही हैं, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। यहां पर मैं लिखूंगा क्या है वैल्यूज हमारे पास, 5, 1, आगे हमारे पास क्या है 6 -2, ठीक है। पहला ये हो गया। आगे हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस का, हमने माइनस लगा लिया। फिर से पहले रो में क्या है हमारे पास 4, हमने यहां पर 4 लिख लिया। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, क्या है 1 और 2। 1 से मुराद रो है, 2 से मुराद कॉलम है। पहला रो दूसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। 4, 3, 6 -2, इसको हमने इस्तेमाल करना है यहां पर। 4, 3, 6 माइनस हमारे पास क्या है 2, ये हमने इस्तेमाल करना है। फिर से हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइन, हमने पॉजिटिव साइन लगा लिया। 1, 3, 1 से मुराद क्या है, रो, 3 से मुराद कॉलम है। पहला रो तीसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यू नजर आ रही है, 4, 3, 5, 1, इसको लिखेंगे यहां पर।
पहले यहाँ पर चेक करें हमारे पास क्या मौजूद है 6, हमने 6 लिखा, फिर से हमने क्या लेना है डिटर्मिनेंट लेना है, पहला रो तीसरा कॉलम को हाइड आउट करेंगे 4 3 5 1, यहाँ पर हमने लिखा 4 3 5 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है तरीक़ेकार होता है। अब यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये क्या होंगी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। एक में मैं निशान लगा लेता हूँ, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए, बकाया आपने खुद समझने हैं, ठीक है। ये तमाम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई आप सीखें, बाहर क्या है 2 है, अब चेक करें 5 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय -2, अब बीच में कौन सा साइन आता है माइनस का, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ, ये हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया, -4 मौजूद है। अब यहाँ पर चेक करें क्या हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, बीच में नेगेटिव साइन आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। क्या मौजूद है +6 मौजूद है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये वैल्यू इसके साथ और ये वाली वैल्यू हमारे पास इसके साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में नेगेटिव साइन है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर हमने इसे क्लोज करवा लिया। अब ये मल्टीप्लिकेशन हम करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है। सबसे पहले 2 बाहर मौजूद है, प्लस माइनस -5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास 6 होता है, माइनस का साइन है, 4 बाहर मौजूद है, अंदर चेक करें, प्लस माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, माइनस हमारे पास क्या है माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 6 3 जार हमारे पास 18, ये हमने लिखा। फिर से पॉजिटिव 6 मौजूद है, ब्रैकेट लगाया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 हो गया, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास 15 हो जाता है, ठीक है। इन्हें हम सॉल्व करेंगे आगे, क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, फिर से 2 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, 10 और 6 हमारे पास 16 हो गए, माइनस लिखेंगे, 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है, 18 में 8 ऐड करवा दे तो हमारे पास क्या बनेगा 26, हमने 26 लिख लिया, प्लस 6 मौजूद है, -15 में से 4 कैंसिल हो गए तो हमारे पास -11 रह जाएंगे। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई, आसान अल्फाज में हमने सीखा। यहाँ पर चेक करें, प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है -2, 16 जार हमारे पास 32, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 26 104, प्लस माइनस -6 जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास ये इस फॉर्म में बनेगा। अब जो माइनस और माइनस है इनको आपस में ऐड करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। ये हमारे पास बन रहा है 98 बनता है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है, 32 में 66 ऐड करवा ले तो ये हमारे पास क्या बनेगा 98 प्लस 104 इज इक्वल टू 104 में से अगर 8 निकाल लिए जाए तो हमारे पास क्या बच जाएगा 6, और 6 इज अनइक्वल टू 0। ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ स्टार्ट में मैंने आपको क्या लिखवाया था, हमने लिखवाया था अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर नहीं हो तो हमारा आंसर क्या होगा ट्रायल सॉल्यूशन होगा। ट्रायल सॉल्यूशन में क्या होता है x, y और z तीनों हमारे पास क्या आएंगे 0 के बराबर आएंगे। अब हमें अपना आंसर मालूम है कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, x, y और z का आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। यह बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर एक जुमला हम ऐड करवा लेते हैं, कौन सा जुमला है, हम लिखेंगे सिस्टम हैज ट्रायल, ठीक है, सिस्टम हैज ट्रायल सॉल्यूशन, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब हमें मालूम है कि हमारा आंसर कौन सा है, ट्रायल सॉल्यूशन है। अब ट्रायल सॉल्यूशन को हमने सॉल्व और साबित करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और बात मैं लिखूंगा, हमने क्या करना है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन 2 माइनस करवाना है। यहां पर इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, ठीक है। हमने माइनस करवाना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 को लिख लेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था 2x प्लस हमारे पास क्या था 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमने क्या लिखना है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है 4x प्लस 5y प्लस है
प्लस 6z, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट से मुराद क्या है, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ये लाइन लगा ली। अब चेक करते हैं, -4 में से 2 गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -2x रह जाएगा। -5y में से 4y निकल जाए तो हमारे पास -y रह जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस फॉर्म में रह गया। आगे के स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों में से हमने कॉमन चूज करना है, ठीक है। क्या कॉमन चूज करेंगे, जहां पर कॉमन नहीं बन रहा होता है वहां पर हम 1 कॉमन चूज कर सकते हैं। तो दोनों में माइनस मौजूद है, हम -1 कॉमन चूज कर लेते हैं। हमने -1 कॉमन चूज कर लिया, ठीक है। पीछे क्या बचेगा, 2x, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ये y हो गया, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्यूशन इस फॉर्म में बना। जब इस वैल्यू में से -1 हमने कॉमन चूज किया तो ये हमारे पास ये फॉर्म बना रहा है। आगे साथ में इज इक्वल टू 0 लगा लेंगे। -1 इसके साथ पूरे ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये इज इक्वल टू के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, -1 इसके साथ क्या होगा, डिवाइड। यहां पर मल्टीप्लाई था, इज इक्वल टू की उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमने सीखा था कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना। इसे हमने क्या कहा, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले ली क्योंकि मैंने इसको रेस करके आगे जाना है। तो अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा नाउ मल्टीप्लाइंग, हमने मल्टीप्लाइंग करवाना है। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3। इक्वेशन 3 को सबसे पहले हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, एंड देन एडिंग, फिर हमने क्या करवाना है, जमा करवाना है, एंड देन एडिंग इक्वेशन 2 and 3, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन 3 है इसको हमने पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फिर हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 को आपस में ऐड करवा लेना है। हमने सीखा था, स्टार्ट में मैंने आपको लिखवाया था, ये आपके समझाने के लिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 हो गया, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है। यहां पर करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। इक्वेशन 3 के साथ पूरे के साथ 3 मल्टीप्लाई करवाना है। 3 मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा 2z के साथ, इज इक्वल टू 0। 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब देखते हैं क्या बनता है। 3 3 9x प्लस 3y 3y, माइनस प्लस माइनस 3 2 6, और साथ में क्या है, z इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 आ गया। अब हम क्या समझेंगे, इसको इक्वेशन 3 समझेंगे। इस इक्वेशन 3 को हमने ऐड करवा लेना है, जमा करवा लेना है, किसके साथ, इक्वेशन 2 के साथ। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, यहां पर करवा लेते हैं। क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 को सबसे पहले लिखेंगे 4x प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखा। इसके साथ हमने ऐड करवाना है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 अब ये हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाया। हमारे पास क्या वैल्यू है, 9x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 0। अब यहां पर चेक करते हैं कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन बन रहा है। 9 और 4 हमारे पास कितने होते हैं, 13 और x हो गया, प्लस 3 और 5 कितने होते हैं, 8 और y हो गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसको हमने क्या नाम देना है, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 5। क्या नाम दिया हमने, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 1 2 3 इससे पहले हम सॉल्व कर चुके थे, इक्वेशन नंबर 4 आया था हमारे पास। अब हमारे पास क्या आया, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 कहाँ से आया, जब हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में ऐड किया, उसका जो आंसर आया उसे हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अगले स्टेप में हमने एक और काम करना है, वो कौन सा काम है, यहां पर चेक करें। फिर से मैंने लिखना है इसको चेक कर लेते हैं स्पेलिंग,
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 8, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 जो है, जो हमने पहले निकाला था, उसको 8 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है, देन सब्ट्रैक्टिंग माइनस करवाना है, देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 को, पूरी इक्वेशन नंबर 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फिर हमने इक्वेशन नंबर 5 में से 4 को हमने माइनस करवाना है। ये दो काम करने हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। क्या है हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू क्या है 2x, ठीक है, प्लस का साइन है, 8 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, ठीक है। अब यहां पर इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 8। पूरे इक्वेशन नंबर 4 के साथ हम क्या करवा रहे हैं, 8 को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन और आगे करवा लेते हैं। क्या फॉर्म बनता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 16, साथ में क्या है x, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय y क्या होता है हमारे पास 8y इज इक्वल टू 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। अब हमने इक्वेशन नंबर 4 की जगह इसे इस्तेमाल करना है, ये बात आपने याद रखनी है। पहले हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 वो था, इक्वेशन नंबर 4 के साथ जब हमने 8 को मल्टीप्लाई किया तो ये प्रोडक्ट आया। अब उस इक्वेशन नंबर 4 की जगह हमने ये वाला इक्वेशन नंबर 4 इस्तेमाल करना है। यहीं पर हमने दूसरा जुमला क्या लिखा था कि इक्वेशन नंबर 5 से 4 को माइनस करवा लेंगे। तो यहां पर हम माइनस करवा लेते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 4 को लिखना है 16x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 हमने अभी निकाला था, क्या है हमारे पास 13x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। हमने क्या लफ्ज लिखा है, सब्ट्रैक्टिंग से मुराद क्या है, हमारे पास माइनस हो रहा है, तो यहां पर माइनस का साइन लगाएंगे, ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब 16 में से 13x निकल गए तो हमारे पास 3x, ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इस फॉर्म में रह गया। आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। आगे का स्टेप है हमारे पास x इज इक्वल टू 0 के साथ कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाए, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहला आंसर हमारे पास क्या आया, x का आंसर हमारे पास 0 आ गया। y और z का आंसर हमारे पास अभी फाइंड आउट करना बाकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। अब हमने x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये था, क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, 2 x की जगह क्या लिखेंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस y इज इक्वल टू 0। y में 0 ऐड करवा दे, y रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास y का आंसर भी क्या आया, 0 आया। x का आंसर 0 आया, y का आंसर 0 आया। अब लास्ट में हमारे पास z का आंसर भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे पुट x is equal to 0 and y is equal to 0 in equation 1। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देनी है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये रहा। अब इसमें पुटअप कर देते हैं, क्या है, सबसे पहले 2 हमारे पास x की जगह 0 पुट कर देंगे, प्लस 4y है, y की जगह 0 पुटअप कर देंगे, प्लस 6z इज इक्वल टू 0 है। अब 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, प्लस 4 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, प्लस 6z इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में बना। 0 0 6z के साथ ऐड हो जाएंगे तो यही 6z ही रहेगा, साथ में क्या होगा, 0। अब ये जो 6 है यहाँ पर z के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0 अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने
सीखा था जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो z इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या हुआ, थर्ड आंसर हुआ। हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो के बराबर नहीं आ जाए तो हमारा आंसर ट्रिवाइल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवाइल सॉल्यूशन में क्या होता है, x, y और z का आंसर हमारे पास जीरो में ही आएगा। ये हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में सीख लिया था, यहां पर हमने प्रूफ भी करके दे दिया कि x, y और z जो है हमारे पास जीरो के बराबर आए। तो ये क्वेश्चन भी हमने आसान अल्फाज में सीख लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।